उर्दू के पेपर में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बाज़ बच्चों को लगता है कि पेपर प्रेजेंटेशन का कोई रोल नहीं होता, जबकि पेपर प्रेजेंटेशन का बहुत ही रोल होता है जब उर्दू और इंग्लिश की हम बात करते हैं। और आपके सामने मैं एक ऐसे स्टूडेंट का पेपर रखता हूं जिसने 75 में से 74 नंबर लिए हैं, और इसका एक नंबर जो डिडक्ट हुआ है वो भी एक MCQ की वजह से डिडक्ट हुआ है। ये हमारी अपनी एकेडमी का पेपर है, हमारे अपने एक स्टूडेंट का पेपर है। और मॉडल पेपर जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पेपर पैटर्न जो है वो भी समझ आ जाए। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और आपने इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है। तो अब MCQs जो हैं, अब उसमें ये चूँकि बच्चे ने ऑनलाइन पेपर को सॉल्व किया था MCQs को, तो इसलिए यहाँ पर इसने बबल्स को ठीक तरीके से फिल नहीं किया हुआ। तो आपने बहरहाल बबल्स जो हैं उनको सही तरीके से आपने फिल करना है। ठीक है, तो ये जो इसके बबल्स हैं इसको आप टोटली इग्नोर कर सकते हैं, बबल्स को इस तरीके से फिल नहीं किया जाता होता। अब इसमें देखें कि इसका सिर्फ एक MCQ जो है वो यहाँ पर गलत हुआ है। और बाकी अगर हम चलते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ, तो ये हमारी अपनी अकेडमी का सब्जेक्टिव पेपर है, और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ पेपर की प्रेजेंटेशन की तरफ। आप देखें कि सवाल सिर्फ पूछा गया था कि सबक कतबा जो है वो सिन्फ अदब की कौन सी किस्म है। ठीक है, ये सिर्फ सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पे आप सवाल देखें कि सबक कतबा जो है अदब की कौन सी किस्म है, इसकी तारीफ़ लिखें। अब इस बच्चे ने इस सवाल को किस तरीके से अटैम्प्ट किया है कि इसने सबसे पहले बताया है कि अफसाना है, फिर उसके बाद उसकी तारीफ़ की है। तारीफ़ के अंदर आप देखें कि किस तरीके से चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, उसकी खुसूसियात बताई हैं, उसके अज्जाए तरकीबी बताएँ हैं। फिर उसके बाद बाज़ बच्चे क्या लिखेंगे कि शरीफ हुसैन जो था वो दर्जा दोम का क्लर्क था, जबकि आपने उसको वजाहत के साथ बताना है कि एक क्लर्क था, तो क्लर्क किस किस तरह का ओहदा होता है, किस तरह की तनख्वाहें होती हैं, तो तफसील के साथ आपने इसको लिखना है। ज़िंदगी उसने कैसी गुजारी, तो अब इसमें देखें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पे उनको हाईलाइट किया गया। और कतबे का इस्तेमाल आप सिंपल यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि शरीफ हुसैन ने कतबा ख़रीदा था कि वो अपना मकान बनाया तो उसके दरवाजे पर लगा दे। लेकिन आपने जब उसको डिटेल के साथ उसका आंसर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है, और फिर आपको ये जो एग्ज़ामिनर होता है वो 2 में से 1.5 या 1 नंबर देने की बजाय आपको वो पूरे नंबर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वाला जो सवाल होता है इसको आपने क्या करना होता है, अटैम्प्ट करना होता है। इसी तरीके से जो नज़मिया आपके जो अशार में से जो सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें भी जैसे सवाल पूछा गया है कि मतलब कि ये जो शेर है मतलब शायरी की कौन सी सिन्फ है, तो आपने बताना है कि ये जी हामद है, और साथ में हामद की तारीफ़ भी आपने कर दी। ठीक है, काफ़िया मतलब इस तरह का सवाल आता है, तो आप मतलब जितना ज़्यादा आप डिटेल्ड अपने आंसर को रखेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके लिए होता है, बेहतर होता है। अब शेर का मफहूम आपको आ जाता है, तो शेर के मफहूम के अंदर अगर आप शेर का मफहूम बताते वक्त अगर आप उसमें किसी शेर का हवाला दे देते हैं, किसी आयत का हवाला दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो जवाब होता है उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये आपके मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको अटैम्प्ट करना होता है। मार्कर का बेहतरीन अंदाज करें। इबारत की तशरीह, अब इबारत की तशरीह जो है उसमें अगर सियाक़ो सबाक अगर आप ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लिख दें तो उससे क्या होता है, उससे आपकी जो तशरीह होती है उसका इम्पैक्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो पहले सियाक़ो सबाक दे दिया, फिर उसके बाद उसका एक मुख्तसर सा खुलासा दे दिया, फिर उस साथ साथ उसकी जो तशरीह है वो चलती जा रही है। बीच में आयात का हवाला दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से अशार का हवाला बीच में दिया गया है। ठीक है, अगरचे नसर की तशरीह में शेर का हवाला देना जो है वो मौजू नहीं होता, कोशिश ये करें कि आप आयात वगैरह के अकवाल वगैरह के हवाला जाते हैं जब आप नसर की तशरीह कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अब ये नज़मिया बंद की तशरीह है, तो सबसे पहले बता दिया कि ये बंद जो है ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नाज़म जो है वो मेहनत की बरक़ात से लिया गया है। फिर उसके बाद उसकी मुकम्मल वजाहत, शेर का हवाला, ठीक है, और एक शेर, दूसरा शेर, ठीक है, फिर कायद आज़म का एक कॉल बता दिया, तो ऑब्वियसली 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। गज़ल की तशरीह की बात करें तो सबसे पहले आपने शायर का थोड़ा सा हवाला बता दिया, फिर उसके बाद उसका मुख्तसर सा खुलासा, और इसी तरीके से शेर टू शेर जो है वो आप इसकी वजाहत करते जाते हैं, और बीच में आप अशार का हवाला जो है वो भी देते जाते हैं। ठीक है, अब देखें ना कि कितने 2 3 ठीक है अशार जो हैं वो दिए गए हैं। अब जो सवाल नंबर 6 है ये रुदात नवीसी का है। तो अब यहाँ पे रुदात को लिखने से पहले एक शेर दे दिया, ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह से जो है वो रुदात को जो है वो लिखना शुरू किया। ये एक बेसिकली एक दरख्त की आप बीती है, तो अब यहाँ से आप बीती शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले उसकी एक तमहीद बांध दी, एक शेर, फिर उसके बाद ये दूसरा शेर, फिर उसके बाद ये देखें कि बीच में तीसरा एक मिसरे का हवाला आ गया। ठीक है, और इस तरह से प्रॉपर पैराग्राफ बना के, छोटे छोटे पैराग्राफ बना के, और एंड पे आप आमतौर पर ये वाला जो शेर होता है इससे क्या होता है, आप
अपनी रुदात को ख़त्म करते होते हैं। इसी तरीके से मुकालमा आप लिखते हैं तो मुकालमे के सबसे पहले आप किरदार बताते हैं, फिर मुकालमे का आप मंजर बताते हैं, फिर उसके बाद मुकालमा जो है वो आप शुरू करते हैं। और मुकालमे के अंदर ना इस तरीके से आप उसको ड्रामेटाइज़ करते हैं, गहरी सांस लेते हुए, मुस्कुराते हुए, शर्मिंदगी से, हैरानी से, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अपना मुकालमा लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो पेपर का इम्पैक्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि आपने अपना उर्दू का जो पेपर है उसकी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।